दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीपीएफ क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, जीपीएफ में जमा राशि पर ब्याज दर क्या होती है, स्थायी और अस्थायी लोन क्या है और ये हम कब ले सकते हैं, यानी इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। इसी प्रकार के जीपीएफ से संबंधित क्वेश्चंस का आंसर आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जीपीएफ क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई थी। साथियों जीपीएफ एक सामान्य प्रावधायी निधि खाता है एक प्रकार का, जिसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक निश्चित अंशदान जो है वो करना आवश्यक होता है। मिनिमम स्लैब इसके लिए निर्धारित की गई है, जिसमें जमा की गई रकम पर राज्य सरकार द्वारा एक निर्धारित ब्याज है वो दिया जाता है। साथियों यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, अन्य कोई व्यक्ति इसमें अंशदान नहीं कर सकता। जीपीएफ की शुरुआत 1 जनवरी 1954 से की गई थी और उस समय इसको वैकल्पिक रखा गया था, यानी कि कर्मचारी पर डिपेंड होता है कि वह इसमें अंशदान करना चाहता है या नहीं, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन 1 मई 1980 से स्लैब के अनुसार न्यूनतम अंशदान करना अनिवार्य कर दिया गया। 1954 में जो कुछ नियम बनाए गए थे उन नियमों में समय समय पर संशोधन किया गया और उन सभी संशोधनों को शामिल करते हुए 1 जून 1997 से कुछ नए रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए और इनको 1 जून से प्रभावी कर दिया गया, जो वर्तमान में भी लागू हैं। अब यदि ब्याज की बात करें तो इन नियमों के अनुसार उस समय 12% ब्याज जो जमा रकम होती है खाते के अंदर, उस पर 12% ब्याज है वो निर्धारित किया गया था। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर इस ब्याज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अधिकांशतया प्रत्येक तिमाही के ऊपर इस ब्याज में परिवर्तन सरकार है वो कर सकती है और वर्तमान में जो ब्याज दर है जीपीएफ की जमा राशि पर वो राज्य सरकार द्वारा 7.1% है वो निर्धारित की गई है। ये जो ब्याज दर है इसका निर्धारण 1 जुलाई से 30 सितंबर तक किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें कटौती की, जो वेतन से जीपीएफ कटौती होती है वो न्यूनतम कटौती स्लैब के अकॉर्डिंग करवाना अनिवार्य होता है और अधिकतम कटौती की जो सीमा है वो कार्मिक के वेतन के बराबर कटौती है वो कार्मिक करवा सकता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के द्वारा अगर हम समझें तो जैसे 23,100 रुपये तक बेसिक पे जिन कार्मिकों का है उनके लिए कम से कम 1450 रुपये जीपीएफ कटौती करवाना अनिवार्य है। उसके बाद में यदि कर्मचारी चाहता है तो वो अपना जो वेतन होता है, जैसे मान लें किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपये है तो वो 50,000 रुपये तक जीपीएफ कटौती है वो करवा सकता है। इससे ज़्यादा कटौती उसके द्वारा नहीं करवाई जा सकती। तो इसका न्यूनतम स्लैब निर्धारित किया गया है और अधिकतम सीमा जो है वो कार्मिक के वेतन के बराबर रखी गई है। इसके अलावा यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई आदेश किया गया है किसी राशि को जीपीएफ में जमा करने के लिए तो वो राशि भी जीपीएफ में जमा की जाती है। जैसे समय समय पर एरियर वगैरह जो होता है वो जीपीएफ में जमा करने के लिए सरकार द्वारा आदेश किया जाता है। तो इस प्रकार की कोई राशि है वो भी जीपीएफ में जमा होती है कटौती के अलावा। उसके बाद यदि हम बात करें फ़ायदे की, यानी कि जीपीएफ से फ़ायदा क्या है, तो साथियों इसमें जो ब्याज दर है वो अन्य जो भी बचत की स्कीम्स हैं उन सभी से ज़्यादा ब्याज दर अपने को मिलती है। लेकिन ब्याज दर है वो समय समय पर सरकार के द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। इसमें अधिकतम वेतन कटौती की जो सीमा है वो भी कुल वेतन के बराबर रखी गई है, जो अन्य किसी भी स्कीम के अंदर हमें नहीं मिलती है, चाहे वो पीपीएफ हो या ईपीएफ हो। उनमें इतनी ज़्यादा अधिकतम कटौती की जो सीमा है वो अपने को नहीं मिलती। इसके अलावा अगर बात करें तो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के लोन की सुविधा हमें मिलती है। स्थायी लोन का मतलब है कि जो राशि हम लोन के रूप में लेंगे वो हमें वापस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, और अस्थायी लोन वो होता है जो हमें
लेने के बाद में एक निश्चित समय में किस्तों में जमा करवाना होता है। तो स्थायी और अस्थायी लोन के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। चौथी बात जो है वो है धन निकासी पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ये जो रकम होती है, जो जीपीएफ कटौती अपनी होती है, वो पहले से ही अपने इनकम टैक्स में शामिल कर लेते हैं। तो अगर इस राशि को हम पुनः आहरण करते हैं, निकालते हैं, तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स अपना नहीं लगता। इसके बाद यदि हम बात करें तो लोन पर कोई ब्याज नहीं लगता। जो भी लोन हम लेते हैं वो यदि अस्थायी लोन है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता है। हम जो मूल धन जो हम लेते हैं वही अपने को वापस जमा करवाना पड़ता है। यानी कि जो लोन हम लेते हैं उसके ऊपर हमें किसी प्रकार का कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है, ब्याज हमारा नहीं लगता है। अब साथियों, यदि हम बात करें स्थायी और अस्थायी लोन क्या है और इसके लिए कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी लोन की। इसके लिए जो पहली शर्त है वो है 15 साल का सेवाकाल या सेवानिवृत्ति की तिथि से 10 वर्ष पूर्व जो भी पहले हो, उस कंडीशन में हम स्थायी लोन ले सकते हैं। यानी कि कम से कम नौकरी करते हुए 15 साल का समय होना चाहिए। और सेवानिवृत्ति की यदि हम बात करें तो सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष पूर्व ये राशि है वो हम स्थायी लोन के रूप में ले सकते हैं। अब इसके लिए कुछ और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे जमा राशि का 50% उच्च शिक्षा के लिए लिया जा सकता है। साथियों, इसमें 2 प्रकार से लोन देने की सुविधा है। स्थायी लोन जो है वो एक तो 50% तक हम ले सकते हैं और दूसरा 75% तक राशि है वो हमें निकलवा सकते हैं। तो 50% के लिए जो नियम रखे गए हैं वो एक तो उच्च शिक्षा के लिए, चाहे स्वयं की उच्च शिक्षा हो या किसी आश्रित की या संतान की उच्च शिक्षा के लिए, हम 50% जीपीएफ राशि का स्थायी लोन है वो आहरण कर सकते हैं। इसके अलावा स्वयं या आश्रित की रुग्णता की स्थिति में, यानी कि खुद को या किसी भी आश्रित को, चाहे वो वाइफ है या संतान है, माता पिता है, जो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर आश्रित हैं, उनकी रुग्णता की स्थिति में, किसी रोग की स्थिति में हम उसका इलाज करवाने के लिए 50% राशि है वो आहरित कर सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदने के लिए, चाहे वो दुपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, किसी भी प्रकार का वाहन हमें खरीदना है तो उसके लिए भी हम 50% राशि है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि जो वाहन हमने खरीदा है उसका जो कुल मूल्य है उसकी 75% राशि है वो हम लोन के रूप में ले सकते हैं। यानी कि टोटल जो रकम है उसका 50% है, उससे कम, लेकिन जो भी वाहन हम खरीद रहे हैं उसकी 75% तक जो मूल्य है, इनमें से जो भी कम होगा वो हमें मिलेगा। अगर 75% मूल्य है वो कम है तो वो ले सकते हैं, और यदि वो 50% राशि से ऊपर हो जाता है तो हमें 50% तक राशि है वो लोन के रूप में दी जा सकती है। इसके बाद यदि हम बात करें 75% राशि का आहरण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि स्वयं का भवन निर्माण या आवंटित भूखंड का भुगतान। यानी हम कोई स्वयं का भवन निर्माण कर रहे हैं या हमें किसी नगर पालिका, नगर निगम या किसी अन्य संस्था के द्वारा कोई भूखंड आवंटित किया गया है और उसकी रकम है वो हमें अदा करनी है, तो उसके लिए हम 75% तक की राशि है वो आहरित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई भी हाउस लोन हमारा चल रहा है तो वो हाउस लोन चुकाने के लिए हम जो जीपीएफ की राशि है उसका 75% स्थायी लोन के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा भवन निर्माण हेतु भूखंड क्रय करने के लिए, यानी हम कोई भी प्लॉट है वो खरीद रहे हैं मकान बनाने के लिए, तो उसके लिए भी हम 75% राशि का आहरण है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भवन पुनर्निर्माण के लिए या विस्तार या परिवर्धन के लिए भी हम 75% राशि है वो आहरित कर सकते हैं। यानी पहले से अपना मकान बना हुआ है, हम उसमें विस्तार करना चाहते हैं और बड़ा बनाना चाहते हैं या उसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम 75% तक की राशि है वो आहरित कर सकते हैं। तो साथियों, स्थायी लोन के अंदर इस प्रकार से 2 कंडीशन रखी गई हैं। एक तो 50% लोन हम
जो टोटल राशि है जीपीएफ अकाउंट में अपने, उसका 50% लोन हम कौन कौन सी कंडीशन में ले सकते हैं और 75% राशि का आहरण है वो कौन कौन सी कंडीशन में हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अस्थायी लोन की। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो ये है कि अपनी जो भी जमा राशि है उसका 50% या 3 माह का मूल वेतन, इन दोनों में से जो भी कम है वो हम प्रत्याहरित कर सकते हैं, यानी वो लोन के रूप में हमें ले सकते हैं जो अस्थायी लोन है उसके अंतर्गत। अब इसके लिए भी कुछ शर्तें और रखी गई हैं। जैसे हम बात करें, अभिदाता स्वयं या आश्रित की रोग, प्रसूति, अशक्तता आदि पर यात्रा व्यय सहित भुगतान, यानी कि कार्मिक स्वयं है या उसका कोई आश्रित है, उसको किसी प्रकार की कोई रोग है, प्रसूति है या कोई अशक्तता है, तो उसके इलाज के लिए यात्रा व्यय सहित, जो यात्रा में जो खर्चा होता है उस सहित हम ये अस्थायी लोन है वो ले सकते हैं। दूसरी शर्त है, कार्मिक स्वयं और उसके परिवार का कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति जो पूर्ण रूप से उसके ऊपर आश्रित है, उसकी उच्च शिक्षा के लिए, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत से बाहर हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पाठ्यक्रम जो है वो कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। 3 वर्ष से कम की अवधि का पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। जो भी उच्च शिक्षा के लिए हम लोन ले रहे हैं तो उसका पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसके लिए भी अस्थायी लोन है वो ले सकते हैं। अब यदि हम बात करें अस्थायी लोन जो हमने लिया है तो उसका वापस भुगतान या अदायगी है वो हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए ये नियम रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 समान किस्तों में, जिस महीने में हमने लोन लिया है उस महीने से शुरू होकर के 24 किस्तों के अंदर ये लोन हमें चुकाना होता है। और यदि कार्मिक चाहता है कि उससे कम किस्तों में वो लोन चुकाना है उसको, अगर वो अनुरोध करता है तो उससे कम किस्तों में भी लोन है वो चुका सकता है, लेकिन 24 से ज़्यादा किस्तें इसमें नहीं हो सकती। अब यदि हम बात करें, जो जीपीएफ अकाउंट है अपना, उसके अंदर कटौती या जो जमा है वो बंद कब होती है, तो साथियों इसमें मैं बता दूं आपको, जो रूल रखे गए हैं उसके अनुसार यदि कार्मिक की मृत्यु हो जाती है या कार्मिक त्यागपत्र दे देता है या उसको हटा दिया जाता है या सेवानिवृत्ति से पूर्व वो अवकाश पर चला जाता है या सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व, ये कटौतियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। यानी कि जीपीएफ कटौती, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन है तो उस कंडीशन में बंद हो जाती है। और जीपीएफ खाता है वो बंद होने पर जो भी जमा राशि है उसका भुगतान सरकार द्वारा ब्याज सहित किया जाता है। भुगतान स्वयं कार्मिक को किया जाता है। अगर किसी कंडीशन में कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो भुगतान मनोनीत व्यक्ति, या मनोनीत व्यक्ति भी अगर नहीं है तो उसके किसी भी उत्तराधिकारी को ये भुगतान किया जाता है। यानी अगर कार्मिक जीवित है तो केवल और केवल कार्मिक को ही इसका भुगतान किया जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश कार्मिक एक्सपायर हो जाता है तो उस कंडीशन में या तो उसका कोई नामिनी जो है, जो नामित व्यक्ति है, उसको भुगतान होगा, या कोई उसका उत्तराधिकारी, अगर उसने किसी व्यक्ति को मनोनीत या नामित नहीं किया है तो उसके किसी उत्तराधिकारी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ये भुगतान किया जाता है। तो साथियों, आशा करता हूँ ये जो जानकारी है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।